दोस्तों, पिछले 2-3 हफ्ते से अयोध्या, राम मंदिर, चंदा चोरी और चंपत राय, ये नाम लोगों की जुबान पे चढ़े हुए हैं। लेकिन इस नाम को चढ़ने या चढ़ाए जाने के पीछे का असली मकसद क्या है? और कौन से वो 4 लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश में मौजूदा दौर में गोदी मीडिया से लेकर सिस्टम तक लगा हुआ है? इसकी पड़ताल अब ज्यादा जरूरी दिखाई देती है, क्योंकि मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम जिस प्रकार से काम कर रहा है, उसमें किसी को यकीन नहीं होता कि आखिर अयोध्या के मुद्दे को लेकर गोदी मीडिया इतना उछल क्यों रहा है। राम मंदिर के मामले में जो भी दोषी पाया जाए, सजा उसे होनी चाहिए। लेकिन जिन 4 लोगों की नाक बचाने की कोशिशें हो रही है, उन 4 में से एक भी यदि नप गए, एक की कुर्सी भी यदि जाती है, तो तय मानिए कि दिल्ली दरबार हिल जाएगा। दिल्ली से गुजरात नौबी को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर झोला उठाने की नौबत आ सकती है। और इस पूरे खेल के पीछे जिस तरीके से दांव चला जा रहा है, उसमें सह और मात के खेल में राम मंदिर के चंदा चोरी को सह के तौर पर इस्तेमाल करके आखिर मात किसे देने की कोशिश की जा रही है, यह सवाल ज्यादा मौजूद हो गया है। अयोध्या का सवाल आस्था का सवाल है, और आस्था के सवाल पर जो खेल चल रहा है, उस खेल की आड़ में जिन 4 को बचाने की कोशिशें हो रही है, उन चारों की चर्चा के पहले यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर चंपत राय का मामला और अयोध्या का मामला उछाला क्यों जा रहा है। पहली बात तो यह कि चंपत राय का सीधा संबंध न तो आरएसएस से है, न भारतीय जनता पार्टी से है, न ही उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार से है, और न ही दिल्ली में मोदी शाह की सरकार से है। ऐसे में चंपत राय फंसते हैं, जेल जाते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, कुछ भी होते हैं, सीधा एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा। वो ये कहकर पिंड छुड़ा लेगी कि भाई जो लोग दोषी थे उन्हें जेल भेजा गया। या फिर अगर चंपत राय को बचाने की कोशिशें होती है, तब भी ये पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि जिनके ऊपर आरोप लगाया गया उन्हें बदनाम किया गया। लेकिन इस बीच में जिस समय को जाया किया जा रहा है, जिस तरह से टाइम पास का खेल किया जा रहा है, उस टाइम पास के खेल में वो 4 लोग जो बचाए जा रहे हैं, 4 कुर्सियां जो बचाने की कोशिशें हो रही है, उन 4 कुर्सियों के पूरे खेल को अगर आप समझे, तो कई सारी परत एक साथ उभरते हुई नजर आएगी। गोदी मीडिया के दौर में भला कोई सोच सकता है कि अयोध्या का मामला और चंदा चोरी का मामला इतना उलझेगा? लेकिन इस मामले को आगे कर जिन 4 मामलों को पीछे रखा जा रहा है, उसमें एक तरफ मोदी कैबिनेट के एक मंत्री हैं, दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री हैं, तीसरी तरफ एक कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री, और चौथी तरफ एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के आश्रय उत्तर प्रदेश की राजनीति भी स्वाहा हो सकती है भाजपा के लिहाज से, और बिहार के अंदर का खेल भी भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ सकता है। शुरुआत कहां से करें? शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र प्रधान से। धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने और नैरेटिव के खेल से उनको पीछे करने के लिए, चर्चाओं से दूर करने के लिए कोई एक मामला उछालना जरूरी था, और उसमें अयोध्या एक बड़ा मुफीद मामला लग रहा था, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी भाजपा के नेता के उसमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति बनाते नजर आते हैं, वो पेपर लीक के मुद्दे पर चाहे जितना घिर जाए, इस देश के नौजवानों का भविष्य चाहे जितना रसातल में चला जाए, सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके जैसे लोग चाहे जितना आंदोलन कर ले, एनएसयूआई और राहुल गांधी जितना आंदोलन कर ले, जंतर मंतर पर जितना बड़ा अनशन हो जाए, इन सब से ध्यान हटाने के लिए अयोध्या का मामला उछालना जरूरी है, ताकि धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को सेव किया जा सके। वो मानव संसाधन मंत्री रहे या ना रहे, कोई दूसरे मंत्रालय में बने रहे, लेकिन दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट सेटअप में जरूर बने रहे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया जाए। तो इस मुकम्मल इंतजाम के लिए सबसे पहले जरूरी क्या था? सबसे पहले जरूरी था कि एक ऐसा मामला जिस मामले के आश्रय इन सबको दबाया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर यही खेल चल रहा है, एक दूसरा मामला उछाल दो, सबका फोकस उधर हो जाए और इस मामले की चर्चा मध्यम हो जाए, धीमी पड़ जाए। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। मोदी कैबिनेट के एक राज्य मंत्री भी सवालों के घेरे में। सवालों के घेरे में कैसे? सवालों के घेरे में भगीरथ चौधरी हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। किसानों का कितना कल्याण उन्होंने किया ये तो राम जाने, ये खुद नरेंद्र मोदी या अमित शाह जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, या इस देश के नीति आयोग के लोग जाने, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जाने, लेकिन अपना कल्याण उन्होंने बखूबी किया है।
अपना कल्याण कैसे किया? एक योजना के तहत जो 144 करोड़ रुपए एक वित्तीय वर्ष में सब्सिडी के रूप में जारी किए गए, उसमें से लगभग 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी उन्होंने खुद ही डकार ली और कैमरे के सामने आकर बहुत बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मतलब विभाग के तहत जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, वहां खुद ही सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा मंत्री जी के पास चला जाए, उनके खाते में चला जाए, लेकिन कोई अनैतिक काम नहीं हुआ। न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रहकर ही शायद ऐसा संभव है। वो मामला एक दिन उछला, उसके बाद से अचानक से अयोध्या के मामले में इतनी तेजी ला दी गई, इतनी तेजी ला दी गई, जिसके बाद आज भगीरथ चौधरी के नाम पर कोई गोदी मीडिया चर्चा भी नहीं कर रहा, न ही कोई सोशल मीडिया चर्चा कर रहा है। चंपत राय के मुद्दे पर या अयोध्या के मुद्दे पर मोदी सरकार की सीधी बदनामी नहीं होनी है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान या भगीरथ चौधरी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार की नाक कटने की नौबत है। लिहाजा इस मामले को दबाने के लिए अयोध्या के मामले को उछाला जा रहा है। अब आते हैं तीसरे नाम पर। तीसरा नाम और कारनामा, उस कारनामे को जानकर पूरा देश चौंक गया था, लेकिन एक दिन के बाद वो खबरों से गायब हो गया। वो कारनामा क्या है? वो कारनामा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार का है। महाकाल की नगरी उज्जैन के शहरीकरण को विस्तार देने के लिए खेतिहर जमीनों का अधिग्रहण किया जाना था, उन्हें शहरी जमीनों में तब्दील किया जाना था, किसानों की जमीन खरीदनी थी। लेकिन ये क्या कि मुख्यमंत्री और उनका परिवार 250 एकड़ से ज्यादा जमीनें खुद खरीद ले, खेती की जमीनों के बीच से सड़कें पास करके उसका एग्रीकल्चरल यूज जो था, किसानी के लिए जो उसका काम था, जमीन का उपयोग था, उसका लैंड यूज चेंज करके सीधे सीधे कमर्शियल या रेजिडेंशियल, आवासीय या व्यावसायिक कर दिया जाए और कीमत कई गुना बढ़ जाए, आसमान छूने लगे, क्योंकि सड़क भी आ गई और जमीन के इस्तेमाल की प्रवृत्ति भी बदल दी गई। खुद ही नियम बनाया गया और खुद ही फायदा उठा लिया गया, बिल्कुल भगीरथ चौधरी वाले अंदाज में। लेकिन वो मामला एक दिन के बाद दब गया। जरा सोचिए, 250 एकड़ छोड़ दीजिए, लैंड फॉर जॉब का मामला जिसमें लालू यादव को सीधे सीधे फंसाने की कोशिशें हुई, कितनी चर्चा हुई। आज तक लगातार चर्चा होती है कि जमीन दे करके, जमीन के बदले में नौकरियां दी, जमीन लेकर के। 250 एकड़ छोड़िए, उसमें तो शायद 10 एकड़ जमीनें भी नहीं निकलेंगी, लेकिन उसको लेकर हाय तौबा मचा रहा। ईडी पहुंच गई, सीबीआई पहुंच गई, कोर्ट में मामला पहुंच गया, राउज एवेन्यू कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही और कहा जाता है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग का टूल भी बना दिया गया उस मामले को। लेकिन जहां सीधे सीधे बाकायदा नियम बनाकर सरकार खुद ही मोहन यादव की नियम बनाती है और खुद ही फायदा उठाकर 250 एकड़ से ज्यादा जमीन डकार लेती है किसानों की, सस्ती रेट पर खरीदने को डकारना नहीं मानेंगे तो और क्या मानेंगे। उस मुद्दे पर चुप्पी साधने या उस मुद्दे से लोगों का ध्यान बटाने के लिए भी अयोध्या का मामला उछाला जाना जरूरी है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो 29 में 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, और यही नहीं, 1996 से लेकर आज 2026 आ गया और इस दरमियान लोकसभा के 7 चुनाव हुए और 7 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विनर रही है। उस राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर यदि सवाल उठ जाए तो 29 की सीटों के साथ क्लीन स्वीप करने वाला मध्य प्रदेश कहीं हाथ से 2029 में न निकल जाए। मोदी शाह की सत्ता और गुजरात लॉबी की ताकत को दिल्ली में बनाए रखने का खेल न पलट जाए, इसके लिए भी अयोध्या के मामले को हवा देना जरूरी लगा, क्योंकि अयोध्या के मामले को हवा देने से मोहन यादव प्रकरण पर बर्फ डालना, उस पर बर्फ डाला जा सकता है और बर्फ डला भी है, कोई चर्चा नहीं कर रहा आज की तारीख में। कोई दूसरा दौर होता तो जितना बड़ा ये मामला सामने आया, जितनी बड़ी जमीनों की लूट महाकाल की नगरी उज्जैन में मची, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों द्वारा मचाई गई, उसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया होता, मीडिया चिल्ला रहा होता, जनता के बीच विमर्श का असर बहुत ज्यादा बढ़ा होता, बिल्कुल 2G स्पेक्ट्रम की तरह और बिल्कुल दूसरे मामलों की तरह, बोफोर्स की तरह कहें, बोफोर्स से भी बड़ा मामला यह सामने आया। बोफोर्स में तो कुछ मिला नहीं गांधी परिवार के खिलाफ, लेकिन इसमें सीधे सीधे जमीनों के दस्तावेज हैं जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों ने 253 एकड़ जमीन खरीदी है।
लेकिन इन सब पर अयोध्या और चंपत राय का मामला उछालकर दबा दिया गया इसे। अब जरा चौथे मामले को देखिए, एक साथ दो राज्य साधा जा रहा है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामला। जी हां, बिहार में यूपी बिहार बॉर्डर के काफी करीब के जिले, उस इलाके में, शाहाबाद के इलाके में, जगदीशपुर के इलाके में भरत तिवारी नाम के एक नौजवान का इनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया। साफ साफ उसमें फुटेज बता रही है कि वो व्यक्ति अपने हथियार फेंक चुका है और उसके बाद भी उसका इनकाउंटर हो जाता है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी गई और जिस ढंग से ब्राह्मण सेंटिमेंट या नौजवानों का सेंटिमेंट उसको लेकर जगना शुरू हुआ, यूपी से लेकर बिहार तक की सियासत हिलती हुई नजर आई। बिहार से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ी कि मामला बहुत दूसरा है और कहीं ना कहीं जो राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही थी ठाकुर बनाम ब्राह्मण की, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री जब बिहार में आया, उसके बाद से जो देखने में मिला, उसमें भरत तिवारी मामले ने जितना तूल पकड़ना शुरू किया, अभी तो बिहार में सोशल मीडिया तक है। अगर चंपत राय और अयोध्या का मामला नहीं उछला होता तो ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर चला जाता। ये मामला नैना साहनी कांड की तरह पूरे देश में फैल चुका होता, जेसिका लाल कांड की तरह फैल चुका होता, प्रियदर्शनी मट्टू कांड की तरह फैल चुका होता। इतना बड़ा मामला भरत तिवारी का इनकाउंटर का मामला है, लेकिन उस मामले से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात बिगड़ सकती है। उस मामले से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को सपा के हाथों मुंह की खानी पड़ी थी, उत्तर प्रदेश की सत्ता फिसल सकती है। लिहाजा इस मामले को दबाया जाना जरूरी था। बिहार में तो पहले मुख्यमंत्री के सामने, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के सामने ये मामला ऐसे आ गया है जैसे लग रहा है सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली स्थिति है। उस कहावत को चरितार्थ करने जैसी स्थिति है। लेकिन बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं है। चुनाव फिलहाल हिंदुत्व की राजनीति की नई लेबोरेटरी, सबसे बड़ी लेबोरेटरी, 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य, जहां भारतीय जनता पार्टी मोदी के उभार के दौर के 73 सीटों से घटकर 33 सीटों तक आकर रुकी हुई है, उस राज्य में मामला 33 से नीचे लोकसभा में ना खिसक जाए और 2002 के विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति ना बन जाए। इससे बचाने के लिए आखिर कौन सा काम किया जाए, ये ज्यादा जरूरी कम से कम सिस्टम और सत्ता के साथ नैरेटिव का खेल खेलने वाले लोगों को लग रहा था। तो इसके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा वही अयोध्या, और अयोध्या का मुद्दा, चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी का मुद्दा, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी का मुद्दा, इसको उछाला जाना जरूरी था। और इन चार बातों का, चार कुर्सियों का जो मैंने जिक्र किया, इसमें से एक कुर्सी भी यदि हिलती है, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव गड़बड़ा जाए या सम्राट चौधरी को हटाने की नौबत आ जाए, सबसे बढ़कर मोहन यादव का इस्तीफा लेने की नौबत आ जाए, या दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान या भगीरथ चौधरी को कैबिनेट से टाटा बाय बाय कहने की नौबत आ जाए, सब परिस्थितियों में नाक तो नरेंद्र मोदी की कटनी है। क्योंकि लंबे लंबे बयान वही दिया करते थे कि देश के खजाने पर मैं कोई खूनी पंजा नहीं पड़ने दूंगा, जमीनें लेकर मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। यहां तो जमीनें लेकर मुख्यमंत्री खुद ही डकार जा रहे हैं। और उसके साथ साथ किसानों के लिए नीतियां बनेगी। कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया गया, और किसान कल्याण के बदले किसका कल्याण हो रहा है वो पूरे देश को दिख रहा है कि मंत्री जी खुद ही सब्सिडी खा जा रहे हैं। और नौजवानों का भविष्य, तो 5 किलो राशन वाले दौर में क्या फर्क पड़ता है कि पेपर लीक हो जाए, लेकिन नौजवान जब खड़े होने लगे, जेएनजी सड़कों पर उतरने लगा और चुनावी हिंदुत्व की धारा को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर रोजी रोजगार, प्रोफेशनल कोर्स, करियर, इन सब के सवाल को लेकर खड़ा होने लगा, तो सत्ता को लगा कि अब इस मामले को दबाने के लिए कोल्ड स्टोरेज से कोई मुद्दा उठाना जरूरी है। हालांकि अयोध्या का मामला कोल्ड स्टोरेज से निकाला गया मुद्दा नहीं है, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसे इसलिए हवा दी जा रही है ताकि बाकी चारों को बचाया जाए। और इस मामले में चूंकि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का या दिल्ली लखनऊ की किसी सत्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा इस मामले को तूल दिया जाए, ये कोशिशें चल रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मामले को लेकर के क्यों बहुत ज्यादा निश्चिंत दिखाई दे रही है? दो सवाल है।
पहला सवाल, चंपत राय बंसल यदि फंसते हैं, कोई मामला सामने आता है, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबले में है, चुनाव चूंकि लोकसभा के समय से ही धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर कि उसके बदले ना जाकर अब जाति के आधार पर जाने लगा है, तो चंपत राय बंसल जिस वैश्य या बनिया समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब तक मुख्य मुकाबले में रहेगी तब तक वो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सत्ता में रहने वाली पार्टी चुनाव में मुख्य मुकाबले में ही रहती है। ये 2007 और 2012 का विधानसभा चुनाव नहीं है, जब वैश्य मतदाता भी इधर उधर छिटक रहे थे, इस वजह से छिटक रहे थे कि सपा या बसपा में एक को चुनना था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की होड़ से बाहर थी। आज वो सत्ता में है, चुनाव जीते या बुरी तरह हारे, दोनों ही परिस्थितियों में मुख्य मुकाबले में है। लिहाजा चंपत राय जिस समुदाय से आते हैं, जाति के आधार पर जा चुका उत्तर प्रदेश में, वो वोटर उनसे खिसकेगा नहीं। दूसरा, संत समाज की राजनीति को लेकर चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। संत समाज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का जितना नुकसान करना चाहिए था वो लोकसभा चुनाव में कर चुकी है, और बीजेपी ने उसका असेसमेंट भी किया है कि इससे ज्यादा नुकसान करने की स्थिति अब बनेगी नहीं। चाहे शंकराचार्य का मामला उछल जाए, चाहे अयोध्या में संत समाज अयोध्या में ट्रस्ट को लेकर के सवाल उठाए कि कैसे कैसे लोगों को ट्रस्ट में भरा गया, वो एक अलग इशू है। अब इस स्थिति में जांच कहां पहुंच रही है अयोध्या मामले की, उस मामले की जिस मामले को लेकर के 4 बड़े मामलों को दबाने के लिए जिसे उछाला गया है, जरा उस पर भी एक चर्चा कर लेनी चाहिए कि उस मामले में जो एफआईआर है और एफआईआर की भाषा है, उससे तो साफ साफ दिखाई देता है कि छोटी मछलियों को ही अंततः फंसाने की कोशिशें अंत में जाकर होंगी। बड़ी मछलियों तक कोई आंच नहीं आनी है। ये जितने नाम आप सुन रहे हैं, उन सभी नामों में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा इस जांच में, क्योंकि सत्ता उनकी है। किसकी है? आरएसएस की है, भारतीय जनता पार्टी की है। चंपत राय और अनिल मिश्रा और बाकी लोगों को इस ट्रस्ट में चुनकर बिठाने का काम किसने किया है? संघ और भाजपा की सहमति से हुआ है। ऐसे में भला उनको फंसा कौन देगा? जांच करने वाले कौन है? स्वाभाविक है कि दिल्ली से लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब ये सारे गॉसिप को अपनी जगह रहने दीजिए, उसे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि योगी आदित्यनाथ चंपत राय को पसंद नहीं करते, नरेंद्र मोदी को पहली बार संघ के बिठाए हुए व्यक्ति को घेरने का मौका मिला है, या फिर चंपत राय के सहारे मोदी वर्सेस योगी या शाह बनाम योगी की सियासत को साधने की कोशिश हो रही है। इन सब का कोई मतलब नहीं है। इन सब का मतलब तब निकलता जब आस्था के आधार पर कोई दूसरी पार्टी सामने आती और वो क्लेम करती कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हिंदुत्व में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ब्रांड एम्बेसडर वो है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 12% ऐसा वोटर है आज भी जो आस्था के आधार पर वोट करता है, और उसी वोटर ने खराब हालत में भारतीय जनता पार्टी को 40-50 विधानसभा सीटों के लायक बचाकर छोड़ा था और 10 लोकसभा सीटों के लायक भी बचाकर छोड़ा था। उस वोटर के बीच चंपत राय चाहे फंस जाए, ट्रस्ट के दूसरे लोग फंस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वोटर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा। और जिनके लिए वो मुद्दा नहीं है, वो तात्कालिक तौर पर कोई नरेंद्र मोदी की पिछड़ा आइडेंटिटी को देख करके भाजपा से जुड़े हों 14 में, या कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल था उससे जुड़े हों, या समाजवादी पार्टी के शासन, या नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा जाना कि काम नहीं कारनामा बोलता है अखिलेश यादव का, उससे जुड़े हों, या जो एक फेक स्टोरी चलाई गई कि 86 में 56 यादव एसडीएम, उस फेक और गलत नैरेटिव वाली स्टोरी के कारण आज ही जाकर जुड़े हों। अब वो तमाम वोटर अपने अपने मुद्दे, आरक्षण का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, सामाजिक न्याय का मुद्दा, ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की सियासत का मुद्दा, और इन सब के भीतर संविधान बचाव का मुद्दा जब उत्तर प्रदेश में बड़ा बनने लगा है, उस परिस्थिति में चंपत राय के मुद्दे से, अयोध्या के मुद्दे से कोई वोट इधर से उधर नहीं होना है। जो भी ऐसा सोच रहे हैं वो सोच उनको मुबारक हो। व्यक्तिगत तौर पर मैं और मेरा एनालिसिस यही कहता है कि इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि जो वोटर समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल खिलाफ है, मुख्य मुकाबले में वही पार्टी है, वो वोटर भाजपा से नाराज होकर सपा को वोट डालने चला जाएगा, इसकी गुंजाइश, वो भी अयोध्या के कारण नाराज होके, चंदा चोरी के कारण नाराज होके भाजपा की जगह सपा को वोट देगा, ये बात आसानी से गले उतरने वाली बात नहीं है। लिहाजा इस मामले को वहीं तक तूल देने की कोशिश हो रही है जहां तक कि मॉनसून सेशन भी निकल जाए।
सारे लोग, संसद से लेकर हर जगह, महुआ मोइत्रा के ऊपर जो हुआ आज बंगाल में, जिस ढंग से उन्हें घेरा गया, जिस ढंग से बंगाल में चुनाव हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी को वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से सांसदों के की सुरक्षा को लेकर जो चिंता होनी चाहिए उसको लेकर कोई सवाल नहीं उठ रहे हैं। इन तमाम सवालों से निजात पाने के लिए सारा विपक्ष और पूरा मीडिया, आम जनता और नुक्कड़ की दुकानों पर, चाय पान की दुकानों पर बैठे हुए लोग न तो मोहन यादव की चर्चा करें, न ही भगीरथ चौधरी की सब्सिडी लूट की चर्चा करें, न ही धर्मेंद्र प्रधान के पेपर लीक वाले डिपार्टमेंट के हिला हवाले की चर्चा करें, और न ही भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला जोर पकड़े। इन सब को दबाने के लिए सारी चर्चाओं का फोकस अयोध्या पर आकर सिमट जाए। बस इसी के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए अयोध्या मामले को लेकर, चंदा चोरी के मामले को लेकर इतना बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। वरना कौन सोच सकता था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा, जहां गोदी मीडिया के लिए कहीं से 3 बजते बजते, दिन के 3 बजते बजते एजेंडा सेट होकर के आने की कथित खबरें आती है, उस दौर में कोई चला सकता था। चंपत राय की स्टोरी जो चल रही है, वो एजेंडा कहीं और से, वो भी वहीं से सेट होकर आ रहा है। कहीं किसी को कोई शको शुबा नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।